अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS504 का लेक्चर नंबर 27। इस सीरीज़ में जो कि मैं आपको वीडियोस की बना रही हूँ, इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ बता रही हूँ मैं आपको। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पैराग्राफ, लाइंस हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप सो कि इसके बाद इवन मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आप बहुत इजीली CS507 को हर पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए जी, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था जी पैटर्न्स। 3 पैटर्न्स थे बेसिकली। तो आपको हम वन बाय वन देखेंगे कौन कौन से वो पैटर्न थे। ऑब्जर्वर पैटर्न, ये वो पैटर्न्स थे जिनके आपके पास शॉर्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और लॉन्ग में इवन फुल आए हुए थे कि 3 पैटर्न्स बता दें, कितने पैटर्न्स हैं उन्हें डिस्कस करना था आपने वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑब्जर्वर पैटर्न, दैट इज़ क्रिएशनल। ऑब्जर्वर पैटर्न जो होते हैं ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मैनी टू मैनी रिलेशंस को शो करते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, बेसिकली ये रिलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, उसके मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के साथ। जब ऑब्जेक्ट चेंज होता है ना, जो उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं ना, वो नोटिफाई हो जाते हैं और वो अपडेट हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। अब इसका प्रॉपर हम देखते हैं कि इट बेसिकली रिलेट्स टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, सो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट, all of its dependents are notified and updated accordingly। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? देखिए, किसी भी अगर हम चाहते हैं कि किसी भी स्टेट के हम डिफरेंट वेज बताएं, डिफरेंट उसके डिस्प्ले दिखा सकें, तो हम ऑब्जर्वर पैटर्न को यूज़ करते हैं। ऑन द अदर वर्ड, हम अगर कहते हैं कि किसी भी डेटा को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं एक से ज़्यादा अंदाज में, तो हम ऑब्जर्वर पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। तो ये थे जी ऑब्जर्वर पैटर्न। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट था सिंगलटन पैटर्न, दैट इज बिहेवियर। याद रखें, ऑब्जर्वर जो था वो क्रिएशनल था, यानी इसमें क्रिएट किया जाता है ना, एक या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता था। अब बिहेवियर था। अब इसमें होता ये है कि ये श्योर करता है ना, ये पैटर्न, कि जो क्लास यूज़ हो रही है उसका एक या फ्यू इंस्टेंस हैं उस क्लास के, और वो जो इंस्टेंस हैं उसके वो असेसिबल हैं क्लाइंट के लिए, कि वो उसे आसानी से उसे हर प्रॉब्लम, क्लाइंट जो यूज़ कर रहा है ना उस सिस्टम को, उस प्रोग्राम पर काम कर रहा है ना, उसे हर प्रॉब्लम, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम अगर हुई, उसके सोल्यूशन वो आसानी से ढूंढ सकता है। तो ये सिंगलटन पैटर्न में होते हैं। तो हम कहेंगे प्रॉपर डेफिनेशन में, इट बेसिकली मेक्स श्योर दैट अ क्लास only has one few instance of a class. It must be accessible to client. इसे हर हालत में accessible होना है client के, from a well known access point. Facade pattern, that is structure. याद रखिएगा facade pattern क्या है। facade pattern जो होता है वो structural होता है। ये जो अगर मैं बात करती हूँ फकेट पैटर्न की, तो किसी भी चीज़ का एक डोरवे, बेसिकली हम कहेंगे कि रास्ता है, ये दरवाज़ा है किसी भी प्रोग्राम का इन और आउट का, यानी किसी सिस्टम के सब सिस्टम्स का जो यूज़ होते हैं उनका इंटरफेस करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो फकेट होती है। ये जो होता है ना फकेट पैटर्न, ये हाई लेवल इंटरफेस को यूज़ करता है। अब ये हाई लेवल इंटरफेस पे कैसे काम करता है, देखें। ये हाई लेवल इंटरफेस को देखेगा, उसे पढ़ेगा, डिकोड करेगा, यानी उसे ट्रांसलेट करेगा। किसके लिए? जो सब सिस्टम जिनके ऊपर वो काम कर रहा था, जिन्हें वो रास्ता दे रहा था ना, उनके लिए, और इतना आसान कर देगा कि वो उसे आसानी से समझ सकें। ये यूँ समझ लें कि एक ट्रांसलेटर है जो कि एक बहुत पेचीदा चीज़ को बहुत सिंपल फॉर्म में ला रहा है आपके लिए। या सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो सब सिस्टम एक घर है, तो उसके अंदर जो सॉरी गाइस, सिस्टम एक घर है और सब सिस्टम उसके मुख्तलिफ उसके अंदर रहने वाले चीज़ें हैं।
अब सब सिस्टम को आगे पीछे घूमना है, उनके पास दरवाजे कहाँ से बोले, तो वो फकेट काम करता है, वो फकेट पैटर्न के थ्रू काम करते हैं। अब फकेट पैटर्न एक काम और भी करता है, उन्हें रास्ते तो देता है, बट ऑन द अदर हैंड वो करता है जी हाई लेवल को ट्रांसलेट कर देता है, इंटरफेस बनाता है ताकि वो एक आसानी से वो सब सिस्टम उस चीज़ को समझ सकें और उसे यूज़ कर सकें। प्रॉपर्स की डेफिनेशन देखते हैं जी। इट सिंपली प्रोवाइड अ यूनिफाइड इंटरफेस दैट इज doorway to set of interfaces in a subsystem. It define a higher level interface that make a subsystem easier to use. इसके बाद जी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके पेपर में था, और ये इस किस्म के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, पेपर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बस आपको समझना होता है। और मैं इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, होप सो आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। देखिए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जस्ट रिप्रेजेंट नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में था कि देखिए सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फंक्शनल फंक्शन रिक्वायरमेंट करता है। ये आपसे एक क्वेश्चन था ना कि आया ऐसा हो सकता है, आपके नज़दीक ये बात है कि सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्चर है वो सिंपल और सिर्फ नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे काम करता है। इसके बाद आपसे पूछा ये क्या कि इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, तो कहा ये गया कि इज इट रिप्रेजेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। तो अगर आप पहले जस्टिफाई करेंगे ना कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल काम करता है, फिर आपसे पूछा ये गया कि क्या ये बिजनेस रिक्वायरमेंट और यूज़र रिक्वायरमेंट पे काम करता है, तो आपको सेपरेट बताना था कि बिजनेस रिक्वायरमेंट कौन सी हैं और यूज़र रिक्वायरमेंट कौन सी हैं। फिर आप बताएंगे कि हाँ जी ये इस हिस्से में आता है और ये यूँ यूज़ होता है। फिर उसके बाद आपसे कहा गया काइंडली एक्सप्लेन दैट विच थिंग कम्स अंडर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। उसके बाद आपसे पूछा ये क्या था कि आप बताएं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या चीज़ आ सकती है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है क्या। बेसिकली ये हाई लेवल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब वो कैसे डिफाइन करता है, अब वो नंबर देता है ना आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को, एक प्रॉपर नंबर दे देता है उसे, और एक ऑर्गेनाइज फैशन के अंदर, यानी कि पहले को वो आर्किटेक्चर को नंबर 1 देगा एलिमेंट्स ना, फिर सेकंड को वो देगा नंबर 2, थर्ड, और यूं वो एक ऑर्गेनाइज फैशन के अंदर होगा। अब वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना जिन पे वो काम करता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जी डेटा एलिमेंट, प्रोसेसिंग एलिमेंट एंड कनेक्टिंग एलिमेंट। बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जी। फर्स्ट वन इज डेटा एलिमेंट, सेकंड इज प्रोसेसिंग एलिमेंट एंड थर्ड इज कनेक्टिंग एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो इन्हें यूज करता है टू सेटिस्फाई द फंक्शनल as well as non-functional requirement of the system। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना इन्हें वो यूज़ करता है ताकि वो फुलफिल कर सके नीड ऑफ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम की। अब आपसे कहा गया था ना कि क्या आया सॉफ्टवेयर जो होता है वो फंक्शनल काम करता है या नॉन फंक्शनल, तो आपने डिफाइन करना था। तो यहाँ आके हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्चर होता है ना वो ना तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे काम करता है ना ही फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर, बट वो इन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई ज़रूर करता है। वो एक रास्ता है कि वो इन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकता है। अब वो कैसे एक रास्ता डेवलप करेगा, वो एक देखिए वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, वो बिल्ड करेगा, फोकस करेगा हर रिक्वायरमेंट पर, वो उन्हें देखेगा, फिर उन्हें डिसाइड करेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट फंक्शनल है और कौन सी नॉन फंक्शनल है। अब जो पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स होंगी ना सिस्टम की उन्हें वो सेपरेट कर देगा, उन्हें अलग रखेगा, जो फंक्शनल उसे लगेंगी उसे वो फंक्शनल वाले हिस्से में डाल देगा और नॉन फंक्शनल को नॉन फंक्शनल में डाल देगा। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो हम बताएंगे जो सिस्टम परफॉर्म करता है ना रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ को, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अचीव कर रहा है बिजनेस रिक्वायरमेंट को। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ना जो सिस्टम परफॉर्म करेगा रिक्वायरमेंट एज फंक्शनैलिटी, सॉरी, जो सिस्टम अचीव करने के लिए यूज़र को रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं एज ए फंक्शनैलिटी, तो हम उसे कहेंगे यूज़र रिक्वायरमेंट।
तो इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं जी। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट बट a way to achieve satisfy these requirements. A software system is built by focusing on a requirement. When we say non-functional or functional, we are covering every possible requirement of the system. जब भी हम बात करते हैं ना फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर रिक्वायरमेंट के को कवर कर रहे हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं. If a system is performing our required functionality, that means we have achieved business requirement and we have also achieved user requirement as functionality as or for user. अब हम बात करते हैं जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो होता है वो कौन सा डिज़ाइन कवर करेगा. तो याद रखें वो हर डिज़ाइन को कवर करता है. ये आर्किटेक्चर का काम होता है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा डेटा प्रोसेस और कनेक्टिंग एलिमेंट हैं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर. यानी कि वो डिसाइड करता है, वो ओनर होता है, वो बताता है कि ओके मेरे नज़दीक ये चीज़ डेटा है, वो उसे डेटा कंसिडर करेगा. उसके बाद जी वो बताएगा कि ये प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं, क्योंकि वो 3 चीज़ों पे काम कर रहा होता है ना, डेटा एलिमेंट, प्रोसेसिंग एलिमेंट और कनेक्टिंग एलिमेंट. और तीसरी चीज़ को वो बताएगा कि ओके मेरे नज़दीक ये एलिमेंट एज अ कनेक्टिंग एलिमेंट यूज़ किया जाएगा. तो ये था जी इसका आंसर. होप्स आपको समझ आया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है. इसके बाद आपके पास एक अगला क्वेश्चन था, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट मेन फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन. यहाँ बेसिकली हम डिफरेंस बताएंगे मेन फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन वर्सेस थिन क्लाइंट मॉडल वर्सेस ज़ीरो इंस्टॉल. याद रखें ये जो तीनों होती हैं इनकी सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इन्हें डिफरेंशिएट करना, बट आपको वो पॉइंट पता होने चाहिए कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप. ऐसी किस्म के क्वेश्चंस आपके आते हैं जी पेपर में. देखें आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स में पढ़ा ना कि किसी भी सिस्टम के या सब सिस्टम जब एक्सचेंज करना चाहता है ना इंफॉर्मेशन को, डेटा को, तो वो कुछ चीज़ें यूज़ करता है, कुछ रास्ते इख्तियार करता है. अब वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो 2 तरीके होते हैं. पहले तो वो करता है जी डेटा को एक सेंटर डेटाबेस के अंदर रख देता है, या वो यूँ कह लें कि वो कहेगा कि उठाएगा एक डेटा को, वो इसे सेंटर डेटाबेस के अंदर रखेगा और कहेगा सारे सब सिस्टम्स को कि आएँ और आप असेस करें, आएँ और आप देखें, आप चेक करें, अगर आपकी कुछ चीज़ें चाहिए तो वो उसे उठा के ले जाएं. या तो वो यूँ करता है कि दूसरा इसका हिस्सा क्या होता है, वो हर सब सिस्टम को मेंटेन करेगा उनके अपने डेटाबेस के अंदर, और हर सब सिस्टम को वो पास करता है डेटा, और फिर उस डेटा को वो दूसरे सब सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र करता है, और जिस सब सिस्टम को वो डेटा ज़रूरत होता है वो उसे रख लेता है, जो बकिया हिस्सा होता है वो उसे आगे ट्रांसफ़र कर देता है. अगर हम बात करते हैं ना लार्ज फ्रेम मेन फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन की, हमने डिफरेंस बताना था ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं पहली अप्रोच, यानी कि वो शेयर करता है डेटा डिफरेंट सब सिस्टम के साथ. और फिर डेटा सेंटर आर्किटेक्चर हैव द गोल ऑफ अचीविंग द क्वालिटी ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ डेटा. द टर्म रेफर टू सिस्टम इन विच the access and update of widely accessed data stored in their primary goal. Basically ये जो होता है ना, ये सेंट्रलाइज डेटा स्टोर के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स को. अब जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसे हमने इंस्टॉल किया था एज अ क्लाइंट कनेक्ट हैं, और उसके क्लाइंट और उसके कनेक्शन दिए थे सिस्टम के साथ, तो और यूज़ किया था ना इसी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को, तो जो क्लाइंट होगा ना वो सेंड करेगा, शेयर करेगा और रिट्राइव करेगा डेटा को. बहुत सिंपल अगर आप लिखना चाहें तो आप कहेंगे कि for a large mainframe-based application, we use the first approach for sharing the data among different subsystems. इसके बाद जी आप इसके फ़ौरन बाद आप इसका अगला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा basically it is nothing more than centralized data store that communicate with the number of client. इसके बाद आप बताएंगे ज़ीरो इंस्टॉल क्लाइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, तो थिन क्लाइंट मॉडल की तरफ. तो यहाँ पे आप यहाँ से लिखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करता है हर क्लाइंट के साथ
और फिर उसे कनेक्ट करता है सिस्टम से। अब जब सिस्टम से वो कनेक्ट हो जाता है तो वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लाइंट है वो सेंड भी करेगा, शेयर भी करेगा और रिट्राइव भी डेटा को करेगा। अब हम चलते हैं ज़ीरो इंस्टॉल की तरफ। अगर हम ज़ीरो इंस्टॉल की तरफ देखेंगे तो देखिए नाम से जाहिर है कि कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो इसका मतलब होगा नथिंग नीड टू बी इंस्टॉल, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये सारा कुछ पहले से ये साहब जो होते हैं ये बैठे होते हैं फुल होके, कहते हैं ओके मुझे अब किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत। नथिंग नीड टू बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू क्लाइंट। दिस मेक्स सिस्टम मेंटेनेंस एज ईजी टास्क। ईजी टास्क क्या बनाता है जी? ज़ीरो इंस्टॉल। अब इसमें कोई चीज़ आप डाल नहीं सकते, कुछ चीज़ों को आप उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, तो वो एक आसान हो गया ना, मेंटेन हो गया टास्क। अब इसमें होता ये है कि जितना भी प्रोसेस होता है ना वो एक सर्वर के थ्रू कैरीड आउट होता है, जो कि अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम अगर वो सिंगल सर्वर है। जब हम देखते हैं ना सिंगल सर्वर के साथ तो काफ़ी ज़्यादा इशू भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद जी हम देखते हैं कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये यहाँ पर आप आ गए, different processing responsibilities are distributed among number of servers। अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, देखें इस ज़ीरो इंस्टॉल को यूज़ करते हुए उन्हें ओवरकम करने के लिए, यानी उनसे जान छुड़ाने के लिए ये सर्वर क्या करता है, ये मुख्तलिफ सर्वर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है, हर एक को बताता है कि तुम्हारा ये काम है। अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करते हैं ना बिटवीन डेटा रेस्पिरेटरी मॉडल और ज़ीरो इंस्टॉल इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ अ सर्वर रिक्वायर फॉर द प्रोसेसिंग। अगर हम डेटा मॉडल और ज़ीरो इंस्टॉल की तरफ बात करते हैं उनकी डिफरेंस के बारे में, तो हम कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ सर्वर्स होते हैं ना प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंस आ जाता है। अब डेटा रेस्पिरेटरी में क्या होता है, वो सिंगल डेटा सर्वर यूज़ करता है, whereas in case of zero install the different processing responsibilities of the system are distributed। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी भी सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग डिफरेंट सर्वर। अब वो सर्वर कौन कौन से हो सकते हैं? डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर। इसके बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल और कंप्यूटर्स। आपने बताना था कि डिफरेंस क्या है टर्मिनल और कंप्यूटर का। तो आप कहेंगे कि टर्मिनल जो होते हैं काइंड एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो टर्मिनल जो होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। अब कैसे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं देखें, कंसिडर करेंगे किसी भी नेटवर्क को कि वेयर देयर इज़ अ सर्वर और उसके पास 100 क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, 100 क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। अब ये जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं ये टर्मिनल्स हैं बेसिकली। जब आप काम कर रहे हैं ना किसी भी कंप्यूटर पे अपने घर में, तो इसके दरमियान कोई टर्मिनल नहीं है, ये किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है। जब भी हम बात करते हैं वीयू लैब की, अगर हम बात करते हैं ना, आपके कंप्यूटर जो होते हैं वो टर्मिनल नेटवर्क, आप पेपर देने जाते हैं आपके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो टर्मिनल एज मेकिंग टर्मिनल नेटवर्क। हर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, सारे पेपर एक ही टाइम पे स्टार्ट होंगे, एक ही टाइम पे इस शट डाउन। ये सारा काम होता है क्लाइंट सर्वर टर्मिनल एज अकॉर्डिंग टू टर्मिनल। तो इसके बाद जी हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड नेटवर्क होता है जो टर्मिनल्स होते हैं। एवरी क्लाइंट इज टर्मिनल नोड ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद जी आपके पास इंपॉर्टेंट था कि इज यूएमएल इंक्लूड आउट डॉक्यूमेंटेशन। यूएमएल होता क्या है? एब्रीवेशन है जी ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये डिज़ाइन मेथडोलॉजी के थ्रू काम करते हैं। अब होता इसमें क्या है, इसमें ना डिज़ाइन किए जाते हैं एड्स को। अब ये डिज़ाइन किधर होते हैं? ये सॉफ्टवेयर में होंगे। ये एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि यस UML इंक्लूड आउट डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज़ मेन वर्क ऑफ फैकेट। अब फैकेट क्या था हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था फैकेट का डेफिनेशन। तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है, ये यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। इसमें हम आसान कर देते हैं, फैकेट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सिंपल कर देते हैं इंटरफेस को ताकि वो काम कर सकें। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया गया था कि अ फैकेट कैन, अगर ये आपके
5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डिफाइन करेंगे, अदरवाइज लीव इट, फकेड उतना ही काफ़ी होता है। Make a software library easier to use, understand, and test. Since the facade had convenient method for common tasks. Make the library more readable for the same reason, reduce dependencies, wrap a properly designed collection. So इसमें इतना कुछ समझाने वाला नहीं था। लेक्चर नंबर 28 है। होप्स आपको 27 समझ आया होगा। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ। इन रिटर्न मुझे चाहिए कि आप लोगों को इवन चाहिए मुझे, तो आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। लेक्चर नंबर 28 में जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके पेपर रिलेटेड, तो वो था जी मेंटेन। आपके पास क्वेश्चन था ना कि हाउ वी मेंटेन कोड, कि what is meant by maintainability of a code. Maintainability of a code mean that the code should be clear, simple और flexible. बहुत ज़्यादा क्या आपके पेपर्स में आता है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोड जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन क्या है? देखिए जब भी हम किसी कोड की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि उससे डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग द कोड का मतलब क्या हुआ? It means that the code should explain itself without the need of comments और extra documentation. तो देखें अब जब C++ में काम करते हैं ना, तो आप कमेंटिंग कुछ प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। आप लोगों ने लिखा फॉर एग्जांपल इंट ax, bx, फिर आप उसके कमेंट कर रहे हैं कि bx को ऐड कर दो इंट कह दिया ऐड ax bx, तो आप ऐड कर दो bx को ax में, तो वो आप उसे बता रहे हैं। लेकिन सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड के अंदर क्या होगा कि उसे खुद से पता होगा ना कि क्या करना है, किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। नेमिंग कन्वेंशन कितने हैं? 12, बट स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन जो होते हैं वो आर अबाउट 13 विच यू कैन रीड एंड गेट आइडिया अबाउट द हैंड आउट, कि आप हैंड आउट से देख सकते हैं कौन से 13 होते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस आपके लिए था कि ये MCQ रिलेटेड था। उसके बाद है जी कोड को कैसा होना चाहिए? कोड को यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। एक अच्छे कोड को ना सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कन्वेंशन होना चाहिए। इसके बाद जो आपके पेपर्स के देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके बहुत आए, ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा मतलब हर पेपर में आपके था। तो देखते हैं जी। पर एक्सप्लेन द एंटायर आर्किटेक्चर। एंटायर आर्किटेक्चर होता क्या है या क्यों यूज़ किया जाता है? याद रखें जो एंटायर आर्किटेक्चर होता है ना, वो इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एप्लीकेशन over different server by putting different subsystem on a different server. Entire basically increase करेगा परफॉर्मेंस, वो इसके हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एप्लीकेशन, मुख्तलिफ सर्वर्स को देते हैं। अब वो जो सर्वर्स होते हैं वो सब सिस्टम पे मौजूद होते हैं। अब जब उनके पास इंफॉर्मेशन आई तो उन्होंने आगे मज़ीद ट्रांसफ़र किया डिफरेंट सर्वर्स को। जो एंटायर होता है ना आर्किटेक्चर, ये प्रेजेंटेशन में यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ किया जाता है और डेटा मैनेजमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। अब डेटा मैनेजमेंट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं? डेटा मैनेजमेंट जो होता है वो लॉजिकली सेपरेट प्रोसेस होता है, बट इसके अंदर एंटायर को यूज़ किया जाता है। अगर हम कहें कि ये पॉसिबल है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन और डेटाबेस में बी पुट ऑन सेपरेट सर्वर, तो हम एंटायर को यूज़ करते हैं। तो जब भी हम एंटायर की बात करते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, थोड़ा सा भी हम क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ ना कि मुझे डिफरेंट कंपोनेंट्स शो करने हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के या किसी भी डेटाबेस के किसी भी सिस्टम को यूज़ करते हुए, तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर जी 3 टायर आर्किटेक्चर को। अगर हम 2 सर्वर को यूज़ कर रहे हैं ना, तो डेटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, तो ये सारे ये 3 टायर सर्विस के अंदर आते हैं। 3 टायर सर्विस को हम यूज़ करेंगे डिफरेंट सेपरेट सर्विस पर प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए। जब हम एंटायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
हर सिस्टम की कि जो डेटाबेस होता है वो लॉजिक हो, तो वो एक ही सर्वर पर मौजूद हो। ये जो काइंड होती है ना आर्किटेक्चर की, ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करती है। इसमें लार्ज सिस्टम भी आ सकते हैं। जहाँ भी वो अगर हम बात करते हैं, ये अपने मेन कंसर्न पे बात करेगी, ये मेंटेन करेगी सिस्टम की एफिशिएंसी को, क्योंकि ये इंक्रीज करती है इसकी परफॉर्मेंस को। होप सो आपको समझ आया होगा हाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद थिन फ्लैट और ज़ीरो मॉडल। ये दोबारा हमारे पास रिपीट में आ गया है, बट नहीं, उसमें था थिन क्लाइंट मॉडल, यहाँ पे है जी फ्लैट, ज़रा डिफरेंट आया है। तो हम देखते हैं कि इन केस ऑफ थिन क्लाइंट मॉडल, GUI आर इम्प्लीमेंटेड ऑन क्लाइंट साइड। GUI को इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लाइंट साइड पर, whereas the system processing is done by server। बट जो सिस्टम प्रोसेसिंग होता है ना, वो सर्वर पर काम करता है। इट मीन दैट all power are assigned to server. In this case, the client only send a request. A server acknowledge it after doing some processor. इसका मतलब ये हुआ कि सारी सारी जो पावर थी वो सर्वर को पास थी। अब जो क्लाइंट बेचारा है वो पहले रिक्वेस्ट करेगा कि देखें सर, मैंने इसे चेंज करना है। तो सर्वर देखेगा उस रिक्वेस्ट को, उसे प्रोसेस करेगा, उसे फिर लगेगा कि ये चीज़ ठीक है तो वो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो कहेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद ही हम देखते हैं, ये इतना ही काफ़ी था, इसके बाद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं था, ये काफ़ी कहानियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। इन फैट क्लाइंट मॉडल, अब थिन क्लाइंट को हमने देख लिया ना कि क्या होता है। अब इन फ्लैट क्लाइंट मॉडल, फैट क्लाइंट मॉडल में होता क्या है, इसमें जो होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यूँ कहेंगे कि सम ऑफ द प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर आल्सो असाइन टू क्लाइंट विच रिड्यूस द बर्डन ओवर द सर्वर। अब कुछ प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो असाइन कर देते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता है कि सारा सर्वर अपना खुद का काम करता है, क्लाइंट को कुछ नहीं देता। फैट क्लाइंट मॉडल में होता है ये है कि वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट को दे देता है, कहता है अब ताकि उसके ऊपर से वो बोझ हटे, वो बर्डन ख़त्म हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मॉडल की बात करते हैं फैट क्लाइंट मॉडल की, तो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है ना वो क्लाइंट साइड से होती हैं। अब वो प्रोसेसिंग के अंदर, मॉडल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वो सिस्टम उन्हें प्रोवाइड कर देगा और कहेगा कि आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल, इसकी अगर हम देखते हैं तो फैट क्लाइंट, बिकॉज दे हैव देयर ओन हार्ड डिस्क, मोस्ट पीसीज हैव फैट क्लाइंट। क्योंकि उनके अपने अंदर हार्ड डिस्क होती है, वो DVD ड्राइव्स रखते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं और सो ऑन। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं ना अकॉर्डिंग या एसोसिएटेड विद फैट क्लाइंट मॉडल, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इसे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ऐसे जो मॉडल्स होते हैं ना वो सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करते हैं थ्रू ज़ीरो इंस्टॉल मॉडल। तो जो अपोज करेगा ना फैट क्लाइंट को, वो उसका मतलब है कि कोई चीज़ भी क्लाइंट साइड से इंस्टॉल नहीं हो सकती। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन इसकी एग्जांपल थी, where web pages are put on a web server is example of this type of architecture। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।